नमस्कार साथियों, विंग्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं दिनेश और आप मेरे साथ में पढ़ रहे हैं हिंदी विषय। हिंदी विषय के अंदर अपन ने कल की क्लास के अंदर संधि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी देखी थी। जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। अपन ने पिछली क्लास के अंदर बात की थी कि किस प्रकार से ये जो प्रश्न है महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि ये जो प्रश्न आपके सामने मैं लेके आया हूँ, ये पिछली भर्तियों के अंदर आपसे पूछे गए हैं। मैं जो पिछली भर्तियों के अंदर प्रश्न पूछे गए, उन्हीं प्रश्नों को लेके आया हूँ। आपके अभ्यास के लिए अलग से प्रश्न मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा। आपको टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर देना है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है? तो आप चैनल को इस जॉइन कर सकते हैं, विंग्स अकेडमी जोधपुर। चैनल का नाम क्या है? विंग्स अकेडमी जोधपुर। इस नाम से आप चैनल को जॉइन कर सकते हैं। वहाँ आपको सारी पीडीएफ जो है वहाँ पे आपको मिल जाएगी। जो भी पीडीएफ है, जो अपन यहाँ पे बोर्ड पर देख रहे हैं, स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पीडीएफ भी आपको इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर देना, विंग्स एकेडमी जोधपुर, और उसका लिंक मैं आपको दे दूँगा, ठीक है? तो अपन ने कुछ प्रश्नों की बात अंतिम क्लास के अंदर बात की थी, और देखते हैं कि आगे के प्रश्न किस प्रकार से अपने बनते हैं। तो अपने प्रश्न जो लिखा आ रहा है, तो प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि कौन-सा संधि शब्द गलत है? बताना है कि संधि कौन-सा इन चारों में से गलत है। तो चारों ऑप्शन को देखो, शब्द क्या लिखा आ रहा है? पहला ऑप्शन आपके सामने है सत धन धर्म, इसका संधि होता है सद्धर्म। आगे आपके सामने लिखा आ रहा है सत धन मार्ग, सद्मार्ग, सत धन शिव, सत्शिव, पितृधन उपदेश, पितृपदेश। तो इनमें से कौन-सा गलत है, आपको ये बताना है। तो इनमें से जो आपको ये बता देना है कि सही कौन-सा है, इनमें से आपको ढूँढना है कि सही कौन-सा है। तो आपको नियमों को मद्देनज़र रखते हुए शब्दों का संधि करना है, ठीक है? तो पहला क्या आपके सामने लिखा आ रहा है कि त दे रखा है, त यानी कि मेरे को पहला मिल रहा है, और उसके बाद में अपन को क्या दे रखा है? ध दे रखा है। क्या दे रखा है? ध दे रखा है। तो ध अघोष है या फिर सघोष? सघोष है। तो ध क्या है? ध सघोष है। तो मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ सघोष। यहाँ पे मैंने क्या लिखा? सघोष। ध क्या है? सघोष है। तो अपना नियम क्या कहता है कि पहले का मेल सघोष के साथ में होता है, तो पहला किस में बदल जाएगा? तीसरे में बदल जाएगा। तो इस त का तीसरा क्या होता है? इस त का तीसरा होता है द। तो क्या यहाँ पे इस त का द करके लिखा हुआ है? जी बिल्कुल, इसका मतलब क्या है? ये एकदम सही है। इसकी संधि एकदम सही है, ये गलत नहीं है। अगला नियम देखते हैं। अगला उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण आपके सामने लिखा आ रहा है पितृधन उपदेश। अगला ऑप्शन क्या है? पितृधन उपदेश। इस ऑप्शन के बारे में अपन बात करते हैं। यहाँ पे आपको क्या दे रखा है? यहाँ पे आपको री मिल रही है। यहाँ पे आपको क्या मिल रही है? री मिल रही है, और उसके बाद में आपको क्या मिल रहा है? ऊ मिल रहा है। क्या मिल रहा है? ऊ मिल रहा है। यहाँ पे आपको क्या मिल रही है? री मिल रही है, और आगे आपको क्या मिल रही है? आगे आपको उपदेश मिल रहा है, यानी कि ऊ मिल रहा है। तो नियम क्या कहता है? नियम ये कहता है कि री का मेल किसके साथ में? असमान स्वर के साथ में होता है। तो इसका परिवर्तन किसमें हो जाता है? इसका परिवर्तन हो जाता है अर के अंदर। इसका परिवर्तन किसमें हो जाएगा? अर के अंदर परिवर्तन हो जाएगा। और इस र के साथ में इस ऊ की मात्रा जुड़ जाएगी, तो ये र का क्या हो जाएगा? रू हो जाएगा। तो ये शब्द क्या बनेगा? पितृ उपदेश बनेगा। शब्द क्या बन जाएगा? पितृ उपदेश बन जाएगा। इसके साथ में क्या था? ऊ की या थोड़ी-सी इसके साथ में आपको ऊ की मात्रा लगानी है। ठीक है? तो यहाँ पे आपके सामने क्या है? री है, और री का मेल किसके साथ में हो रहा है? ऊ के साथ में हो रहा है। तो इस री का परिवर्तन किसमें हो जाएगा? इस री का परिवर्तन अर के अंदर हो जाएगा। तो इस री का परिवर्तन अर के साथ में कर देते हैं, और इस र के साथ में ये ऊ की मात्रा जुड़ जाएगी, तो र का क्या हो जाएगा? रू हो जाएगा। यहाँ पे आपकी क्या बच रहा है? यहाँ पे आपका त बच रहा है। यहाँ पे आपका त बच रहा है त हलंत के साथ में, और इस त हलंत के साथ में अ जुड़ जाएगा। ये अ मैंने जोड़ दिया। आगे आपका क्या है? आगे आपका र है, और र हलंत के साथ में है, और आगे आपको ये ऊ दिया गया है, इस ऊ की मात्रा इसके साथ में जोड़ देंगे। तो इस अ की मात्रा इस त में, इस ऊ की मात्रा इस र में, तो शब्द क्या बन जाएगा? त्र, और ये ऊ की मात्रा इसमें। तो इस प्रकार से शब्द क्या बन जाएगा? पितृ उपदेश शब्द बन जाता है। तो इसका मतलब क्या है? ये शब्द भी सही है। बात करते हैं सत धन शिव की।
किसकी? शतधन शिव की। तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है? त दे रखा है और आगे आपको क्या दे रखा है? स दे रखा है, तालव्य स दे रखा है। जैसा कि अपन ने अंतिम क्लास के अंदर बात की थी कि त का मेल किसके साथ में? त का मेल स के साथ में होता है, तो क्या बन जाता है? च छ बन जाता है। क्या बन जाता है? च छ बन जाता है। तो क्या यहाँ पे च और छ बन रहा है? जी बिल्कुल च और छ बन रहा है और इस ई की मात्रा यहाँ पे आ गई। इसका मतलब ये भी विकल्प क्या है? ये भी एकदम सही है। तो 3 मेरे को सही मिल गए। अब यहाँ पे मेरे को ढूँढना है कि ये गलत है, तो क्यों गलत है? ये गलत है, तो क्यों गलत है? तो यहाँ पे मेरे को क्या मिल रहा है? यहाँ पे मेरे को ता मिल रहा है यानी कि पहला वर्ग मिल रहा है और आगे आपको क्या मिल रहा है? म मिल रहा है। क्या मिल रहा है? म मिल रहा है। तो अपन ने क्या सीखा था कि पहले के बाद में आपको क्या मिले? सगोश मिले और सगोश में भी इस ह और पाँचवें के अलावा और पाँचवें के रूप में आपको क्या मिल सकता है? आपको 90% संभावना ये रहती है कि पाँचवें के रूप में या तो आपको ना मिलेगा या फिर आपको म मिलेगा। पाँचवें के रूप में आपको क्या मिलेगा? या फिर आपको ना मिलेगा या फिर आपको म मिलेगा। ठीक है? तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? सगोश मिल रहा है। यहाँ पे आपको सगोश मिल रहा है। ठीक है, आपको सगोश यहाँ पे मिल रहा है। और सगोश में आपको क्या मिल रहा है? यहाँ पे आपको म मिल रहा है। सगोश में भी क्या मिल रहा है? म मिल रहा है। यानी कि जो सगोश के जो 2 नियम अपन ने छोड़े थे, उनमें से एक नियम बन रहा है। क्या है नियम? कि पहले के बाद में आपको क्या मिले? 5वाँ मिले। तो ये पहला किसमें बदल जाएगा? ये पहला बदल जाएगा 5वें में। ये पहला बदल जाएगा 5वें में। किसके 5वें में? किसके 5वें में? तो यहाँ पे जो दिया गया है, इसी के 5वें में बदलेगा। तो इस त का 5वाँ क्या होता है? तो त का 5वाँ होता है न। इस त का 5वाँ क्या होता है? इस त का 5वाँ होता है न। तो अपना जो शब्द बनेगा, वो शब्द क्या बनेगा? तो इस त के स्थान पर क्या लिखना है? ना लिखना है। ये स, इस त के स्थान पर न और ये शब्द क्या बनता है? सद्मार्ग। सन्मार्ग अपना शब्द बन जाएगा। शब्द क्या बन जाएगा? सन्मार्ग अपना शब्द बनेगा। जबकि परीक्षक अपन से क्या पूछ रहा है? सद्मार्ग। और जब अपन संधि पढ़ रहे थे उस समय मैंने आपको इस शब्द को हाइलाइट करवा के बताया था कि ये जो शब्द है, शब्द शुद्धि की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपको एसआई के अंदर पूछा गया है। ये एसआई के अंदर आपसे पूछा गया प्रश्न है और ये एसआई के अंदर 2 से 3 बार प्रश्न रिपीट हुआ है। एक बार जो ये शब्द है, ये आपसे पूछा गया था 2021 की वैकेंसी के अंदर जो एसआई का पेपर था, उसमें ये पूछा था शब्द शुद्धि के अंदर, ठीक है? तो इनमें से गलत कौन-सा है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम गलत आंसर है। यानी कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने लिखा आ रहा है कि किसमें सही संधि का उदाहरण है? ये जो आपके सामने लिखे आ रहे हैं, इनमें से आपको बताना है कि सही कौन-सा है? इनमें से सही कौन-सा है? पहला शब्द आपके सामने लिखा आ रहा है, पहला विकल्प निधन चेतना। तो इसका इन्होंने संधि क्या है? निर्चेतना, पदधन इति, पद्धति, पुनर्धन अवलोकन, पुनरावलोकन, प्रधन ऊड और प्रौढ़। बहुत ही अच्छा प्रश्न आपसे पूछा गया है। बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत प्रश्न और ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, ठीक है? तो देखो, इसमें से एक शब्द ऐसा है, इन चारों विकल्पों में से, जिसके बारे में मैंने आपको संधि पढ़ाते समय आपको बताया था कि इस शब्द को आपको विशेष तौर से याद रखना है। उस पर्टिकुलर शब्द के बारे में मैंने आपको बताया था। वो कौन-सा शब्द है? आपको ढूँढना है कि इन चारों शब्दों में से वो कौन-सा शब्द था जिसके बारे में मैंने आपको बोला था कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप समझ गए होंगे कि वो बात मैंने क्यों बोली थी कि ये शब्द क्यों महत्वपूर्ण है। ये पिछली भर्तियों के अंदर पूछा गया है। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। ठीक है? तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आपको क्या दे रखा है? ई विसर्ग दे रखा है, आगे आपको च दे रखा है। आगे आपको क्या दे रखा है? आगे आपको च दे रखा है। तो अब आपको नियम याद करना है। कौन-सा नियम? कि स्वर के साथ में क्या मिले? विसर्ग मिले। स्वर के साथ में क्या मिले? विसर्ग मिले और विसर्ग के बाद में आपको क्या मिले? अघोष मिले। यानी कि अपन ने नियम याद किया था कि ई
और ऊ के बाद में आपको क्या मिले? विसर्ग मिले और इनका मेल यदि अघोष के साथ में होता है, तो इस विसर्ग का परिवर्तन किसमें हो जाता है? इस विसर्ग का परिवर्तन हो जाता है र के अंदर। इस विसर्ग का परिवर्तन किसमें हो जाता है? र के अंदर हो जाता है। तो शब्द यहाँ पे इस विसर्ग का इन्होंने क्या किया है? इस र के अंदर परिवर्तन किया है, इसका मतलब ये निर्चेतना एकदम सही शब्द है। आगे आपके सामने लिखा आ रहा है पतधन इति। यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? यहाँ पे आपको पहला वर्ण मिल रहा है। यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? पहला वर्ण मिल रहा है और आगे आपको क्या दे रखा है? आगे आपको सगोश दे रखा है। आगे आपको क्या दे रखा है? सगोश दे रखा है। तो ये पहला किसमें बदल जाएगा? ये पहला पहला बदल जाएगा तीसरे में। तो इस ता का तीसरा क्या होता है? द होता है। इस ता का तीसरा क्या होता है? द होता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि ये गलत है। आगे आपके सामने लिखा आ रहा है पुनः धन अवलोकन। आगे आपके सामने क्या लिखा आ रहा है? पुनः धन अवलोकन। यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? अ के साथ में विसर्ग मिल रहा है और आगे आपको अ दे रखा है। आगे आपको अ दे रखा है। क्या दे रखा है? अ दे रखा है। तो इसका परिवर्तन किसमें हो जाएगा? तो इसका परिवर्तन इस विसर्ग का परिवर्तन र के अंदर हो जाएगा और इस र के साथ में जब ये अ की मात्रा इसमें जुड़ेगी तो र का क्या हो जाएगा? र हलंत है। इसके साथ में अ की मात्रा जुड़ जाएगी तो ये र हलंत हलंत हट जाएगा इसके साथ में, तो शब्द क्या बन जाएगा? पुनर्अवलोकन। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसके साथ में अ की मात्रा आ गई, इसलिए ये शब्द क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। आगे आपके सामने लिखा आ रहा है प्रधन ऊड। क्या लिखा आ रहा है? प्रधन ऊड। ये स्वर संधि का प्रकार है। बताओ देखिए कि स्वर संधि का कौन सा प्रकार है? अ है, अ के साथ में ऊ का मेल हो रहा है। अ के साथ में ऊ का मेल हो रहा है। तो संधि कौन सी है कि अ या आ के बाद में आपको क्या मिले? ई उ री मिले। तो इनका परिवर्तन किस में हो जाता है? तो इनका परिवर्तन हो जाता है औ के अंदर। इनका परिवर्तन किस में हो जाता है? तो यहाँ पे आपके सामने शब्द क्या लिखा आ रहा है? प्रौढ़ लिखा आ रहा है। इसका मतलब ये भी क्या है? ये भी आपका गलत है। ये क्या है? ये आपका गलत है। ठीक है? तो इस शब्द के संबंध में अपन ने अपवाद के रूप में बात की थी कि ये शब्द क्या होता है? इसका औ के रूप में परिवर्तन होता है, ओ के रूप में परिवर्तन नहीं होता। इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही जवाब है। प्रश्न क्या कह रहा है कि सही संधि का नियम कौन-सा है? ठीक है? बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? किस शब्द की संधि गलत है? क्या प्रश्न पूछ रहा है कि किस शब्द की संधि गलत है? आपको ये बतानी है। तो आगे पहला ऑप्शन आपके सामने लिखा रहा है अधिधन अधीन। दूसरा ऑप्शन आपके सामने है अधिधन आदेश। तीसरा आपके सामने है अभिधन अर्थी और चौथा है अभिधन आगत। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन-सा गलत है। तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? यहाँ पे आपको ई मिल रही है, ई के साथ में अ का मेल हो रहा है। तो कौन-सी संधि है? स्वर संधि है। स्वर संधि के अंदर भी कौन-सा प्रकार? यण स्वर संधि का प्रकार है। तो नियम क्या है कि ई के बाद में क्या मिले? असमान स्वर मिले। तो इसका परिवर्तन किस में हो जाता है? इसका परिवर्तन य में हो जाता है और इस य के साथ में जब अ की मात्रा जुड़ती है, तो ये य हलंत हट जाएगा और शब्द क्या बन जाएगा? य बन जाएगा। तो यहाँ पे य के स्थान पर क्या आ रहा है? आ रहा है, इसका अर्थ क्या है? ये आपका गलत हो गया। आगे आपके सामने लिखा आ रहा है अधिधन आदेश। क्या लिखा आ रहा है? अधिधन आदेश। सेम वही, ये ई के बाद में आपको क्या मिल रहा है? आ मिल रहा है। नियम वही, कौन-सा? यण स्वर संधि का। नियम क्या है कि ई के बाद में यदि आपको असमान स्वर मिलता है, तो इसका विकार किसमें हो जाएगा? य के अंदर हो जाएगा और य के साथ में जब आ की मात्रा जुड़ जाएगी, तो य का परिवर्तन किसमें हो जाएगा? या के अंदर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको चेक करना है, देखना है कि यहाँ पे अ की मात्रा है या फिर आ की मात्रा है। इसका अर्थ ये सही है। आगे आपके सामने क्या लिखा आ रहा है? अभिधन अर्थी। यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? यहाँ पे आपको ई मिल रही है और आगे आपको अ मिल रहा है और इसी प्रकार से यहाँ पे भी आपको ई मिल रही है और आगे आपको अ मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि अ की मात्रा है, बिल्कुल अ की मात्रा है क्योंकि यहाँ पे अपन को अ मिल रहा है। यहाँ पे आपको आ की मात्रा मिल रही है, इसका मतलब यहाँ पे आ की मात्रा है, तो इसका अर्थ क्या है? ये दोनों विकल्प सही है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विकल्प नंबर अ। ठीक है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपके सामने लिखा रहा है, अभ्यंतर शब्द में कौन-सी संधि युक्त हुई है? अब इस प्रश्न के अंदर आपसे वो 2 प्रश्न पूछ रहा है।
एक तो आपसे पूछ रहा है कि इसका संधि विच्छेद होगा, तो किस प्रकार से होगा? और संधि विच्छेद से ही अपन पता कर पाएँगे कि इसके अंदर संधि कौन-सी है। तो इस अभ्यंतर शब्द का संधि विच्छेद करके देखो कि इसका संधि विच्छेद किस प्रकार से होगा। तो आपको पहले क्या काम करना है, इसके अंदर जो उत्तर पद के रूप में छिपा है, उसको आपको बाहर निकालना है। तो जब उत्तर पद के रूप में मैं देखता हूँ, तो मेरे को यहाँ पे मिलता है अंतर, क्या मिलता है? अंतर। और प्रथम पद क्या मिल रहा है? अभी। क्या मिला? अभी। अब नियम क्या कहता है कि ई के बाद में आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है? ई के बाद में आपको अ मिल रहा है। ई के बाद में आपको क्या मिल रहा है? अ मिल रहा है। तो ये किस संधि का नियम है? ये स्वर संधि का नियम है। ये स्वर संधि का नियम है। यहाँ पे आपको विकल्प में चारों ऑप्शन किसके हैं? चारों आपको दे रखे हैं स्वर संधि के। इसका मतलब मैं इनमें से किसी भी विकल्प को काट नहीं सकता। चलो, यहाँ पे अब मेरे को दिमाग लगाना है कि ये कौन-सा नियम है? ई का मेल किसके साथ में? अ के साथ में। तो ये किसका नियम है? तो ये यण स्वर संधि का नियम है। तो आपका विकल्प नंबर 4 एकदम सही जवाब हो जाएगा। आपका विकल्प नंबर 4 एकदम सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने क्या लिखा आ रहा है? किस शब्द का किस शब्द का यहाँ पे आपको लिखना है संधि। किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? आपको ये बताना है कि इनमें से कौन-सा संधि विच्छेद सही नहीं है? यहाँ पे आपके सामने क्या लिखा आ रहा है? लोकेशना, लोक धन एसना। आगे आपके सामने लिखा आ रहा है सरासन, सर धन आसन। आगे आपके सामने लिखा आ रहा है विवादास्पद, विवाद धन आस्पद। आगे आपके सामने लिखा आ रहा है सडानन, सट धन आनन। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? यहाँ पे आपको टा मिल रहा है, यानी कि आपको पहला मिल रहा है। और उनका मेल किसके साथ में हो रहा है? इनका मेल हो रहा है सगोस के साथ में। तो पहला किसमें बदल जाएगा? तो पहला बदल जाएगा तीसरे में। तो इस ट का तीसरा क्या होता है? इस ट का तीसरा होता है ड। इसका अर्थ क्या है? ये एकदम सही है। क्यों? इस ट का ड के अंदर परिवर्तन हो गया और आगे आपको आ की मात्रा दे रखी है, तो ये क्या हो जाएगा? डा हो जाएगा। इसका अर्थ ये यहाँ पे सही लिखा हुआ है। इसका अर्थ विकल्प नंबर 4 आपका एकदम सही है। फिर अगला चेक करते हैं, विवादास्पद। इसका संधि इन्होंने क्या है? विवाद धन आस्पद। तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है? यहाँ पे अपन को अ मिल रहा है और आगे आपको आ मिल रहा है। तो ये किस संधि का नियम है? ये दीर्घ स्वर संधि का नियम है। क्या नियम है? किस साथ जाते स्वर है? जी बिल्कुल है। और इन दोनों का मेल होकर जो नया शब्द बनेगा, वो क्या बनेगा? आ बनेगा। तो इन दोनों के मेल से जो शब्द बना, वो बना आ। तो इस आ की मात्रा इस द के साथ में जुड़ जाएगी। इस आ की मात्रा इस द के साथ में, इसका अर्थ ये भी सही है। फिर अगला ऑप्शन देखते हैं। आगे आपके सामने लिखा है सरासन, सर धन आसन। यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? सर धन आसन। तो इस र के अंदर क्या है? अ है। और आगे आपको क्या दे रखा है? आ दे रखा है। तो ये पुनः किस संधि का नियम है? दीर्घ स्वर संधि का नियम है। किसका नियम है? दीर्घ स्वर संधि का नियम है। और इन दोनों के मेल से जो नया शब्द बनेगा, वो क्या बनेगा? आ बनेगा। और इस आ की मात्रा इस र के साथ में जुड़ेगी। तो क्या यहाँ पे जुड़ी हुई है? तो इसका अर्थ ये एकदम सही है। तो आपका इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो प्रश्न क्या पूछा है? किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? ये 3 तो सही है। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? ये आपका इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। और इसका संधि विच्छेद किस प्रकार से होगा? तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? लोकेशना। तो यहाँ पे आपको विच्छेद क्या करके दिया? लोक धन एसना। तो जैसा कि अपन ने सीखा था कि एसना को किस प्रकार से लिखा जाता है? ये अशुद्ध लिखा हुआ है। इसको लिखा जाता है, ठीक है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने लिखा आ रहा है, अत्युष्म का संधि विच्छेद क्या होगा? आपको ये बताना है कि अत्युष्म का संधि विच्छेद किस प्रकार से होगा? आपके सामने ऑप्शन लिखा आ रहा है अति धन उष्म, अति धन उष्म, अत्यधन उष्म और अत्यधन उष्म। तो इन चारों में से शुद्ध रूप कौन-सा होगा? बताओ देखें। पहले तो ये बताओ कि इसके अंदर संधि कौन-सी है? यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? यहाँ पे आपको ई मिल रही है, यहाँ पे भी आपको ई मिल रही है, यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? य मिल रहा है, यहाँ पे आपको य मिल रहा है। इस य के अंदर मात्रा किसकी है? अ की मात्रा है। यहाँ पे किसकी मात्रा? यहाँ पे भी अ की मात्रा है।
अब आपको ढूँढना है कि कौन-सी संधि है, बताओ देखे? तो यहाँ पे कौन-सी संधि है? यहाँ पे ई दे रखा है और आगे आपको उ दे रखा है। तो क्या नियम कहता है यण स्वर संधि का कि ई के बाद में आपको अ समान मिले, तो इसके अंदर कौन-सा नियम लग रहा है? यण स्वर संधि का। और यहाँ पे आपको उ दे रखा है, पुनः यण स्वर संधि का। और यहाँ पे आपको अ दे रखा है और अ के बाद में उ मिल रहा है, यानी कि ये किस संधि का नियम है? ये गुण स्वर संधि का नियम बन रहा है। ये गुण स्वर संधि का नियम बन रहा है। तो इस शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? किस संधि के हिसाब से होगा? यण स्वर संधि या फिर गुण स्वर संधि? गुण स्वर संधि और यण स्वर संधि का नियम क्या है? गुण स्वर संधि का नियम है कि अ या आ के बाद में आपको क्या मिले? अ या आ के बाद में यहाँ पे अपन को उ दे रखा है कि उ या फिर बड़ा ऊ मिले, तो इनका परिवर्तन किस में हो जाता है? इनका परिवर्तन हो जाता है ओ के अंदर। तो यहाँ पे अपन को किसी भी प्रकार का इस शब्द के अंदर ओ नहीं मिल रहा, इसका अर्थ क्या हुआ? ये दोनों आपके एलिमिनेट हो जाएँगे, ये दोनों आपके गलत हो जाएँगे, ये दोनों विकल्प तो होंगे ही नहीं। अब अपन को दिमाग लगाना है इन 2 के ऊपर। अब अपन को दिमाग लगाना है इन 2 के ऊपर। देखते हैं कि इनका किस प्रकार से करेंगे। तो यहाँ पे अपन को कौन-सा नियम मिल रहा था? यण स्वर संधि का। तो यण स्वर संधि का नियम क्या कहता है कि ई या बड़ी ई के बाद में आपको क्या मिले? असमान स्वर मिले। असमान स्वर मिले। तो इनका विकार किस प्रकार हो जाता है? इनका विकार हो जाता है य के अंदर। इनका विकार किसमें हो जाता है? य के अंदर हो जाता है। तो यहाँ पे मेरे को य मिल रहा है। यहाँ पे मेरे को क्या मिल रहा है? य मिल रहा है। बिल्कुल य मिला मेरे को। और इस य के अंदर मात्रा किसकी है? उ की मात्रा है। किसकी मात्रा है? उ की मात्रा है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? यहाँ पे जो बड़ा उ मेरे को दिया गया है, उसी को लेना है। इसका अर्थ आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है? किसको प्रश्न समझ में आया देखें? ठीक है, बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? किस विकल्प में गलत संधि हुई है? आपको ये बताना है कि किसमें गलत संधि है। किसमें गलत संधि है? क्या है आपके सामने ऑप्शन? पितृधन अनुमति, महिधन इंद्र, सप्तधन ऋषि और सुधन आगत। सुधन आगत यानी कि यहाँ पे अपन को क्या मिल रहा है? यहाँ पे आपको दिया गया है उ और आगे आपको इनका मेल किसके साथ में? आ के साथ में। तो यहाँ पे कौन-सी संधि का नियम लग रहा है? तो यहाँ पे संधि का नियम लग रहा है यण स्वर संधि का। कौन-सा नियम लग रहा है? यण स्वर संधि का नियम लग रहा है। या किसका नियम लग रहा है? यहाँ पे कौन-सा नियम लग रहा है? उ के साथ में आ का मेल, यण स्वर संधि। यण स्वर संधि क्या कहती है कि उ या बड़ा उ के बाद में क्या मिले? असमान स्वर मिले, तो इनका परिवर्तन किस में हो जाता है? इनका परिवर्तन हो जाता है व के अंदर। इस व के अंदर जब आ की मात्रा जोड़ता हूँ, तो इस व का क्या हो जाएगा? इस व का परिवर्तन हो जाता है वा में। अब यहाँ पे इस स के अंदर उ निकल गया बाहर, तो स हलंत के साथ में हो गया, तो ये स हलंत के साथ में यानी कि आधा हो गया। इस आगे इन दोनों के मेल से शब्द क्या बना? वा बना। मैंने ये वा लिख दिया और आगे गत बच रहा है, तो उसको गत रख दिया। इसका अर्थ ये ऑप्शन आपका सही है। ये गलत संधि नहीं है, इसके अंदर सही संधि है। ये इसको अब इस विकल्प को देखते हैं, क्या इसके अंदर सही संधि हुई या फिर नहीं हुई? संधि क्या है? सप्तधन ऋषि। यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? अ मिल रहा है और इसका मेल किसके साथ में? री के साथ में। तो अपना ये कौन-सी संधि का नियम बन रहा है? तो ये गुण स्वर संधि का नियम बन रहा है। क्या है नियम? कि अ या आ के बाद में री मिले, तो इसका परिवर्तन किसमें हो जाता है? अर के अंदर परिवर्तन हो जाता है। किसमें परिवर्तन हो जाता है? अर के अंदर परिवर्तन हो जाता है। ये अर के अंदर मैंने परिवर्तन कर दिया। क्या है शब्द देखते हैं। ये शब्द मैंने आपके सामने लिखा सप्तधन ऋषि। क्या शब्द लिखा? सप्तधन ऋषि। इस ता के अंदर क्या है? अ है और आगे आपको क्या दे रखा है? री दे रखा है और इन दोनों के मेल से जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा? वो बनेगा अर। वो क्या बनेगा? वो शब्द बनेगा अर। शब्द क्या बना? अर बना। अब ये अ की मात्रा इस ता के साथ में जुड़ जाएगी। ये इस अ की मात्रा किस में जुड़ जाएगी? इस त के अंदर जुड़ जाएगी। तो त हलंत के साथ में होगा, तो क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। अब आगे आपको र दिया गया है, तो आगे अपन र के बाद में कोई भी अपन को स्वर नहीं मिल रहा। अपन को आगे क्या मिल रहा है? ये स तो यहाँ पे जो ये
शब्द क्या बनेगा? सप्तर्षि बन जाएगा। यहाँ पे सप्तर्षि एकदम सही लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है? ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी भी आपका क्या है? सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपके सामने लिखा आ रहा है मही धन इंद्र। क्या लिखा आ रहा है? मही धन इंद्र। अब देखते हैं कि इसका नियम किस प्रकार से। यहाँ पे आपको क्या दे रखा है? ई दे रखा है और आगे भी आपको क्या दे रखा है? ई दे रखा है। तो यहाँ पे कौन-सी संधि का नियम लग रहा है? यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि का नियम लग रहा है। कौन-सी संधि का नियम? दीर्घ स्वर संधि का नियम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अपन को क्या मिल रहा है? सजातीय स्वर मिल रहा है। क्या मिल रहा है? सजातीय स्वर मिल रहा है। तो नियम क्या कहता है कि सजातीय स्वर मिलने पर उनका विकार किसमें हो जाता है? दीर्घ रूप में हो जाता है। यानी कि इन दोनों के मेल से शब्द क्या बन जाएगा? बड़ी ई बन जाएगी। इस ह के साथ में बड़ी ई जुड़ जाएगी, तो यहाँ पे शब्द क्या बनना चाहिए था? यहाँ पे शब्द बनना चाहिए था इस ह के इस ए के स्थान पर क्या बनेगा? ये शब्द बनेगा महेंद्र, लेकिन ये शब्द गलत है। यहाँ पे इन्होंने संधि तो सही किया, लेकिन इनका जो संधि विच्छेद था, वो इन्होंने गलत किया। ऑप्शन नंबर बी आपका गलत है। इसको देखते हैं पितृधन अनुमति। यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? यहाँ पे आपको री मिल रहा है और री के बाद में असमान स्वर मिल रहा है। तो नियम क्या कहता है कि री के बाद में असमान स्वर मिलने पर संधि कौन-सी? यण स्वर संधि। नियम क्या है कि ई और री के बाद में असमान स्वर आता है, तो उनका य व र के अंदर परिवर्तन हो जाता है और उसी प्रकार से इन्होंने इस का परिवर्तन किसमें किया? र के अंदर परिवर्तन किया और इस प्रकार से इनका शब्द बन जाता है पितृ अनुमति। ये भी सही है। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ये इसका संधि विच्छेद जो है इन्होंने गलत किया। अगर महेंद्र शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो वो संधि विच्छेद क्या होगा? इसका संधि विच्छेद हो जाएगा महाधन इंद्र। महाधन इंद्र। ठीक है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने लिखा आ रहा है कि उच्छिष्ट शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? इस शब्द का आपको संधि विच्छेद करके बताना है। ऑप्शन आपके सामने लिखे आ रहे हैं, विकल्प आपके सामने लिखे आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है? उत्तधन, उद्दंचिष्ट, उद्दंचिष्ट, उत्तधनशिष्ट, उद्दंशिष्ट। आपको इनमें से बताना है कि सही विकल्प कौन-सा है। तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? यहाँ पे अपन को पहला मिल रहा है और पहले के बाद में यहाँ पे च है। च क्या होता है? अघोष होता है। तो ये क्या हो गया? ये तो आपका पहला गलत हो गया। और अगला आपके सामने लिखा रहा है उदधनचिष्ट। तो ये भी क्या हो जाता है? यहाँ पे अपन को तीसरा मिल रहा है और तीसरे के बाद में क्या मिल रहा है? अघोष मिल रहा है। तो तीसरा किसमें बदल जाता है? तीसरा बदल जाता है पहले में। तो इस त को मैं जब पहले में बदलता हूँ यानी कि ये त बनेगा। इस द का पहला क्या हो जाता है? त हो जाता है। तो अब जब इस शब्द को मैं जोड़ता हूँ तो क्या बनता है? ये उ, इस च द के स्थान पर मेरे को त लिखना है और आगे क्या है? चिष्ट है, तो ये मैंने इसको लिखा। तो शब्द क्या बन रहा है? उच्चिष्ट शब्द बन रहा है, जबकि पूछ क्या रहा है? उच्चिष्ट बन रहा है, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा? ये भी आपका गलत हो जाएगा। आगे आपके सामने लिखा आ रहा है उत्तधन शिष्ट। क्या लिखा आ रहा है? उत्तधन शिष्ट। यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? त मिल रहा है और त क्या है? पहला। और आगे आपको स मिल रहा है, तो स अघोष होता है कि सघोष होता है? स क्या होता है? अघोष होता है। तो पहले का और अघोष का कोई मेल नहीं होता। इसका मतलब इस प्रकार से मैं इसको नहीं कर सकता। फिर अगले को देखता हूँ मैं, तो यहाँ पे मेरे को क्या मिल रहा है? यहाँ पे मेरे को द मिल रहा है। यहाँ पे मेरे को क्या मिल रहा है? द मिल रहा है। तो द क्या होता है? द होता है तीसरा और उसके बाद में मेरे को क्या मिल रहा है? अघोष मिल रहा है। क्या मिल रहा है? अघोष मिल रहा है। तो ये तीसरा किसमें बदल जाएगा? तो तीसरा बदल जाएगा पहले में और इस द का पहला क्या होता है? त। तो क्या त इस यहाँ पे है? तो नहीं है, इसका अर्थ ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। इसको मैंने अभी तक गलत नहीं बताया। मैंने ये ज़रूर बताया कि यहाँ पे त पहला है और पहले के बाद में क्या आ रहा है? अघोष। तो ये अघोष-सघोष वाला नियम नहीं लगेगा। तो यहाँ पे कौन-सा नियम लगेगा? आइए देखते हैं कि यहाँ पे कौन-सा नियम लगने वाला है। ठीक है? तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है? त दे रखा है और त के बाद में यहाँ पे क्या मिल रहा है? इस शब्द को टुकड़े देखते हैं। यहाँ पे आपको मिल रहा है उत और आगे आपको क्या मिल रहा है? शिष्ट। अब देखो, मेरे को नियम याद नहीं आ रहा कि यहाँ पे कौन-सा नियम लगा। मैंने इन तीनों ऑप्शन को तो काट दिया, इसका मतलब सही जवाब तो यही है इस प्रश्न का।
इस प्रश्न का सही जवाब तो यही है। लेकिन मेरे को नियम याद नहीं आ रहा कि मैं इसको किस प्रकार से करूँ, कौन-सा नियम यहाँ पे लगने वाला है? स्वर संधि का लगने वाला है कि व्यंजन संधि का कि विसर्ग संधि का? तो यहाँ पे विसर्ग संधि नहीं है, विसर्ग नहीं दिख रहा, इसका मतलब विसर्ग संधि नहीं है। इस ता के साथ में हलंत है, इस ता के साथ में क्या है? हलंत है, इसका मतलब यहाँ पे स्वर संधि नहीं है, तो संधि कौन-सी? व्यंजन संधि। अब यहाँ पे त मैंने इसको त को बाहर निकाल दिया। इस त को मैंने बाहर निकाल दिया, ये त लिख दिया और आगे यहाँ पे क्या मिल रहा है? यहाँ पे मेरे को स मिल रहा है। अब जब मैं इसको देखता हूँ, तो मेरे को नियम याद आता है कि त को स के साथ में मेल होने पर त का स के साथ में मेल होने पर शब्द क्या बन जाता है? तो शब्द अपना बन जाता है च और छ। शब्द क्या बन जाता है? च और छ। छ के साथ में हलंत है और इस आगे आपको क्या बन इन दोनों का मेल से क्या बन गया? इन दोनों के मेल से शब्द बन गया आपका च और छ बन गया। ये मैंने यहाँ पे इसको रख दिया और यहाँ पे आपका क्या बच रहा है? उसको आपको रख देना है। यहाँ पे आपका बच रहा है उ, यहाँ पे आपका क्या बच रहा है? यहाँ पे आपका बच रहा है उ, तो मैंने इसको उ यहाँ पे रख दिया। इस स के अंदर यहाँ पे जो बच रहा है उसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ। तो यहाँ पे क्या बच रहा है? यहाँ पे इ और स और ट यहाँ पे बच रहा है। तो यहाँ पे आपका जो उ बचा उसको मैंने यहाँ पे रख दिया और यहाँ पे जो बच रहा है इ और स और ट इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ और इस ई की मात्रा इसके साथ में जुड़ जाएगी, तो शब्द क्या बन जाएगा? उच्च शिष्ट अपना शब्द बन जाता है। क्या ये शब्द और ये शब्द मिल रहा है? जी, बिल्कुल मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ऑप्शन सी आपको दे रखा है, ये इसका क्या है? ये इसका एकदम सही जवाब है। ये क्या है? इसका एकदम सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने लिखा आ रहा है, किस शब्द में संधि नहीं है? आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं और इनमें से बताना है कि किसमें संधि नहीं है और इनके अंदर संधि है तो कौन-सी संधि है? कौन-सी संधि का नियम है? आपको बताना है, ठीक है? देखते हैं पहला विकल्प उन्नति, नयन, नमस्ते और गायक। इस गायक शब्द को देखता हूँ तो कौन-सी संधि याद आती है मेरे को? तो गायक शब्द के अंदर संधि कौन-सी है? अयादि संधि है। गायक शब्द के अंदर शब्द संधि कौन-सी? ये शब्द लिखा मैंने गायक। तो यहाँ से मैंने जैसा कि बोला था कि आपको किसी भी शब्द का संधि विच्छेद करना है तो क्या करेंगे? इसके पीछे से शुरू करेंगे। यहाँ पे शब्द आपको क्या मिल रहा है? यहाँ पे आपको अक मिल रहा है। यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? अक मिल रहा है और यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? गाय मिल रहा है। ये मैंने इसका संधि विच्छेद नहीं किया है, जो ऊपर लिखा है उसका मैंने टुकड़े किए हैं। अच्छा, इस गाय में से अगर मैं इस आय को बाहर निकाल दूँ, इसके और टुकड़े कर दिए मैंने, यहाँ पे आपका क्या बच जाएगा? ग बच जाएगा। ग हलंत के साथ में और मैंने इसके इस प्रकार से टुकड़े किए। अब आपको दिमाग ये लगाना है कि ये जो आय शब्द है, ये आय शब्द किस प्रकार से बनता है? ये आय शब्द किस संधि के नियम से बनता है? तो ये आय शब्द बनता है अयादि संधि के नियम से और अयादि संधि के नियम में भी कौन से? कि ऐ के बाद में आपको क्या मिले? असमान स्वर मिले। तो इस ऐ के स्थान पर मैं क्या लिख दूँगा? अ, ए के साथ में इस ऐ के साथ में अ की मात्रा, जो यहाँ पे बच रहा है उसका तो कोई टेंशन ही नहीं, उसको तो अपन को बस यहीं रख देना है और यहाँ पे जो बच रहा है वो क्या है? ए, ऐ और ऐ की मात्रा इस ग के साथ में, तो इस गायक शब्द का संधि क्या हो जाएगा? इस गायक संधि शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा गई धन अक। इसका संधि अपन ने क्या लिखा? गई धन अक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की अगले उदाहरण की ओर। अगला उदाहरण आपके सामने लिखा आ रहा है नमस्ते। नमस्ते से पहले इस नयन को देख लेते हैं। नयन शब्द का संधि अपन किस प्रकार से करेंगे? अच्छा, नयन शब्द को देखता हूँ तो उत्तर पद के रूप में मेरे को क्या मिल रहा है? उत्तर पद के रूप में इसी प्रकार से जिस प्रकार से अपने गायक का किया, तो इसके उत्तर पद में मेरे को मिल रहा है अन। इसके उत्तर पद में क्या मिला? अन मिला और आगे आपका क्या बच रहा है? आगे आपका बच रहा है न और य। न और य। अब इस न के अंदर अ और ये जो य है इसको मैंने बाहर निकाल दिया और यहाँ पे आपका क्या बच गया? ये न हलंत के साथ में और आगे आपका बच रहा है अन। अब ये मेरे को अय मिल गया। यहाँ पे मेरे को क्या मिल गया? अय मिल गया। तो अय किससे बनता है? किस नियम से अय बनता है? तो अय बनता है कि एक के साथ में किसका मेल होने पर? असमान स्वर का मेल होने पर।
किसका मेल? असमान स्वर का मेल होने पर क्या बन जाता है? ये बन जाता है अय। ये क्या बन जाता है? अय। तो यहाँ पे इस अय के स्थान पर क्या लिख सकता हूँ? ए, और ए का मेल किसके अ से। तो इस ए की मात्रा किस में जुड़ जाएगी? इस न में जुड़ जाएगी। तो इसका संधि क्या हो जाएगा? इसका संधि विच्छेद हो जाएगा ने धन अन। क्या हो जाएगा? ने धन अन इसका संधि विच्छेद हो जाता है। फिर इसकी बात करते हैं उन्नति। तो इस उन्नति शब्द का संधि क्या होगा? इसका संधि हो जाएगा उत धन नति। इसका संधि क्या हो जाएगा? उत धन नति। और इस नमस्ते शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका संधि विच्छेद आपको बताना है। इस शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? ये आपका गृह कार्य है और ये आपको काम करना है कि संधि इस नमस्ते के अंदर कौन-सी संधि है। ठीक है? तो प्रश्न क्या है? किस शब्द में संधि नहीं है? तो इन सभी शब्दों के अंदर संधि है। इनमें से कोई भी गलत नहीं है। ठीक है? तो पाँचवाँ विकल्प आप डाल सकते हैं कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, ये जो प्रश्न आपके सामने लिखा आ रहा है, ये आरएएस मेंस के अंदर आपसे पूछा गया है। ये आरएएस जो मुख्य परीक्षा है उसके अंदर आपसे पूछा गया है। ये आपको गृह कार्य है कि इस प्रश्न का हल आपको स्वयं को करना है। ठीक है? तो प्रश्न क्या है? आपको आरएएस मुख्य परीक्षा के अंदर किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं? ये 2 नंबर का प्रश्न आरएएस मुख्य परीक्षा के अंदर पूछा गया है, 2 नंबर के अंदर। ठीक है? तो क्या है प्रश्न? आपको प्रश्न पूछा गया, एक ही प्रश्न है और इसी एक ही प्रश्न के इन्होंने 2 भाग करके प्रश्न पूछा। एक के अंदर आपसे पूछा कि शब्द का संधि करना है और एक के अंदर पूछा कि संधि विच्छेद करना है। तो आरएस मुख्य परीक्षा के अंदर किस प्रकार से प्रश्न बनता है कि निम्नांकित शब्दों में संधि कीजिए। ये संधि विच्छेद करके इन्होंने दिया और आपसे पूछ रहा है कि इनकी क्या करनी है? संधि करनी है। उसी प्रकार से आपके सामने लिखा है कि निम्नांकित शब्दों में संधि विच्छेद कीजिए। ये शब्द आपके सामने लिखा आ रहा है और इनका आपको क्या करना है? संधि विच्छेद करना है। तो आप देख सकते हैं कि आरएस मुख्य परीक्षा के अंदर संधि टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। संधि टॉपिक के किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। ठीक है? बढ़ते हैं आगे और कुछ शब्दकोश देखते हैं। शब्दकोश के अंदर अपन सीखेंगे पर्यायवाची और अपन ने पिछली क्लास के अंदर जो शब्द देखे थे उनका एक बार अपन मोटा-मोटी रिवीजन कर लेते हैं। फिर आज का क्या कुछ नए शब्द होने वाले हैं, उनके बारे में अपन बात करने वाले हैं। आपके सामने लिखा आ रहा है पुत्र के पर्यायवाची। तो पुत्र के पर्यायवाची किन-किन को याद है देखें? पुत्र के पर्यायवाची किन-किन को याद है? तो क्या शब्द लिखे आ रहे हैं? सुनु। इस सुनु शब्द को विशेष तौर से याद रखें क्योंकि इनकी जो ये ऊ की मात्रा है उनको किस प्रकार से काम में लिया गया है, क्योंकि ये शब्द शुद्धि के अंदर आपसे पूछा जा सकता है। सुनु, औरस, सुवन और वल्द। आगे अपन पढ़ेंगे पुत्री के पर्यायवाची। तो पुत्री के पर्यायवाची किस प्रकार से याद करेंगे? जो पुत्र के पर्यायवाची आपने याद किए हैं, उनके साथ में आ, ई या इन्हीं प्रत्यय जोड़ देने से स्त्रीवाचक शब्द बन जाते हैं और वो शब्द क्या बन जाएंगे? पुत्री के पर्यायवाची बन जाएंगे। इनमें से कुछ अच्छे शब्द हैं नंदिनी, आत्मजा, तनुजा और दुहिता। ठीक है? बढ़ते हैं आगे। आगे आपके सामने लिखा आ रहा है ईश शब्द के पर्यायवाची। ईश शब्द के पर्यायवाची क्या है? कि सच्चिदानंद, निरंजन, सृष्टा, विभु, अज, अलख, पारा, अगोचर। आगे आपके सामने लेके आ रहे हैं पत्ती शब्द के पर्यायवाची। पत्ती शब्द के पर्यायवाची अपन ने किस प्रकार से याद किए थे? कंत, कांत, रमण। कंत, कांत, रमण वरना वार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वरना वार हो जाएगा। ठीक है? आगे बढ़ते हैं कंत, कांत, रमण, वार्यता और वल्लभ। गणेश शब्द के पर्यायवाची जो अच्छे शब्द है हिरंब, महाकाय, द्वैमातुर, नागमुख। आगे बढ़ते हैं कार्तिकेय के पर्यायवाची किस प्रकार से याद करने हैं? कि तारों को जीतने वाला, जिसका वाहन मयूर हो और जिसके मुख 6 हो। वो संबंध किससे है? कार्तिकेय से है। और इनके अलावा अग्नि कुमार, स्कंद, सरभाव, ये शब्द आपको याद रखने हैं। राम के पर्यायवाची आप किस प्रकार से याद रखेंगे?
कि रघु का संबंध राम से, अयोध्या का संबंध राम से, दशरथ का कौशल्या का संबंध राम से और सीता का पर्यायवाची के साथ में यदि पति का पर्यायवाची जुड़ा मिल जाए तो कौन होंगे? राम होंगे। और इनके अलावा यदि पुरुषों के अंदर उत्तम, तो पुरुषों के अंदर उत्तम कौन है? तो पुरुषों में उत्तम सबसे उत्तम जो है वो है श्री राम। ये जो पुरुषोत्तम लिखा है इसका संधि अपन करते हैं पुरुष धन उत्तम, पुरुष धन उत्तम। इस उत्तम शब्द का अगर आपसे पूछे कि इसका विलोम शब्द क्या होगा तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा अधम। इसका विलोम क्या हो जाएगा? अधम। इसका विलोम शब्द हो जाता है पुरुषोत्तम। और इसमें से जो उत्तम शब्द है तो इसका पर्यायवाची विलोम शब्द क्या होता है? अधम होता है। ये क्या है? इसका विलोम है। ये क्या है? इसका ये विलोम शब्द है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला आपके सामने लिखा आ रहा है सीता के पर्यायवाची। सीता के पर्यायवाची आपको किस प्रकार से याद करने हैं? सीता के पर्यायवाची अपन ने याद किए थे कि जनक का पर्यायवाची, जनक का पर्यायवाची और जनक के पर्यायवाची के साथ में किसका पर्यायवाची? पुत्री का पर्यायवाची पूछ ले। किसका पर्यायवाची पूछ ले? पुत्री का पर्यायवाची। धरती का पर्यायवाची के साथ में यदि पुत्री का पर्यायवाची जुड़ता है तो क्या बन जाएगा? धरणीतनया बन जाएगा। उसी प्रकार से मिथिला के साथ में क्या मिल जाए? पुत्री का पर्यायवाची मिल जाए तो वो भी किसका बन जाता है? सीता का पर्यायवाची बन जाता है। और राम का पर्यायवाची के साथ में यदि पत्नी का पर्यायवाची जुड़ता है तो वो किसका बन जाएगा? सीता का पर्यायवाची शब्द बन जाता है। और इनमें से कुछ अच्छे शब्द हैं जो आपके सामने लिखे आ रहे हैं। वैदेही, मिथिला, उद्भिज और अयोनिजा। आगे बढ़ते हैं। आगे आपके सामने लिखे आ रहे हैं पत्नी के पर्यायवाची। पत्नी के पर्यायवाची आपको लिखने हैं और इनमें से जो अच्छे शब्द हैं वो मैं आपको बताता हूं कि भार्या। एक अपन ने पति के पर्यायवाची के अंदर शब्द सीखा था भरतार। क्या सीखा था? भरतार। उसी प्रकार से आपको इसका पर्यायवाची याद रखना है। भार्या, उढ़ा, सुरता, दार, दारा, जोरू, कलत्र और पुरंदरी। इनके पर्यायवाची आपको किस प्रकार से याद रखने हैं? इनकी एक शॉर्ट ट्रिक है, बहुत अच्छी है, वो मैं आपको कल की क्लास के अंदर बताऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ शब्द युग्म है उनका वापस से एक बार रिवीजन करते हुए चलेंगे और आज की क्लास का विराम देंगे। तो आपके सामने शब्द क्या लिखा आ रहा है? अंश। इस अंश का अर्थ क्या होता है? इस अंश का अर्थ होता है कंधा। और इस अंश का अर्थ क्या होता है? भाग, जो कि आप सभी लोगों को अच्छे से याद है। आगे आपके सामने लिखा आ रहा है अंगद। क्या लिखा आ रहा है? अंगद। अंगद का अर्थ क्या होता है? अंगद का अर्थ होता है बालीपुत्र। अंगद का अर्थ क्या होता है? बालीपुत्र। और अगध का अर्थ क्या होता है? निरोग। अगध का अर्थ क्या हो जाता है? निरोग। आगे आपके सामने लिखा आ रहा है अनिल। अनिल का अर्थ क्या होता है? वायु, पवन। ठीक है, और उसी प्रकार से अनल का अर्थ हो जाता है आग। आगे आपके सामने लिखा आ रहा है अर्क। क्या लिखा आ रहा है? अर्क। अर्क यानी सूर्य। और इस अर्क का अर्थ क्या हो जाता है? इस अर्क का अर्थ हो जाता है रस। आगे आपके सामने चार शब्द लिखे आ रहे हैं। इन चारों शब्द का अर्थ बताओ देखे। मनी मन इन शब्दों का आपको याद करना है कि अचर का अर्थ क्या होता है, अचिर का अर्थ क्या होता है, अजर का अर्थ क्या होता है, अजीर का अर्थ क्या होता है। तो चर का अर्थ जैसा कि अपन ने याद किया था, चर का अर्थ क्या होता है? विचरण करना, घूमना फिरना, एक जगह पे स्थिर नहीं रहने वाला कौन होता है? चर। तो अ का अर्थ क्या हो जाता है? नहीं। तो अचर का अर्थ क्या हो जाएगा? गतिहीन। उसी प्रकार से अपन ने याद किया था कि अचीर शब्द का क्या होता है? एकदम अचीर चीज है ये, एकदम अचीर। अचीर का अर्थ क्या होता है? नवीन। अजर, जर का अर्थ क्या होता है? बूढ़ा। तो अजर का अर्थ क्या हो जाएगा? कि जो कभी बूढ़ा नहीं होता, जो बूढ़ा नहीं होता। तो बूढ़ा कौन नहीं होता? बूढ़ा नहीं होता, देवता। और अजीर शब्द का अर्थ क्या होता है? आंगन। अजीर शब्द का अर्थ क्या हो जाता है? आंगन। आगे आपके सामने लिखे आ रहे हैं अंतर और अनंतर। तो अंतर का अनंतर बाद में करेंगे, अंतर का अनंतर बाद में करेंगे। तो आप सभी लोगों को अच्छे से याद आ गया होगा। अक्ष यानी धुरी, छोटी अक्सी तो आंख, बड़ी अक्सी तो आंख वाली। छोटी अक्सी तो आंख, बड़ी अक्सी तो आंख वाली। अगला आपके सामने लिखा आ रहा है अपकार और उपकार। अपकार का अर्थ क्या होता है? अपकार का अर्थ होता है बुराई और उपकार का अर्थ क्या होता है? भलाई। मैंने किसी का उपकार किया है, मैंने किसी की भलाई की है। तो ये दोनों शब्द क्या हो जाएंगे? ये दोनों शब्द आपस में विलोम शब्द हो जाते हैं।
आगे आपके सामने लिखा आ रहा है अग और अघ और अंग। अघ का अर्थ क्या होता है? पहाड़, सूर्य। और अघ का अर्थ क्या हो जाता है? पाप। मैंने पाप मेरे पापों का प्रायश्चित करने के लिए मैं पहाड़ों पर जा रहा हूँ तपस्या करने के लिए। और अंग का अर्थ हो जाता है शरीर के अंग, ठीक है? अंगना यानी स्त्री। और इस अंगना शब्द के साथ में यदि चंद्रबिंदु जुड़ जाता है, अनुस्वार है तो स्त्री, चंद्रबिंदु है तो आंगन। आगे बढ़ते हैं। इस अध्यय का अर्थ क्या होता है? इस अध्यय का अर्थ होता है आज। और आद्य का अर्थ क्या होता है? अगर इसको मैं शुद्ध रूप से लिखना चाहूं तो इसको कैसे लिखूंगा? अ और द हलंत के साथ में और य। उसी प्रकार से इसको लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? आ द हलंत के साथ में और आद्य। अगर मान लो कि मैंने आपको ये प्रश्न पूछा कि निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द कौन सा है? ये आपके सामने 4 विकल्प हैं। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये शब्द शुद्धि के प्रश्न आपसे इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। तो अपन इनको काम में किस प्रकार से लेते हैं कि अपन अधिकतर इनको इसी प्रकार से लिखते हैं, अद्य और आद्य। इनको इस प्रकार से बहुत कम लिखा जाता है। यदि आपको शब्द शुद्धि के अंदर इस प्रकार से प्रश्न मिल जाए तो आपको इनको सही करना है, ना कि इनको। तो इस अद्य का अर्थ क्या हो जाता है? इस अद्य का अर्थ हो जाता है आज। और इस आद्य का अर्थ क्या हो जाता है? इस आद्य का अर्थ हो जाता है पहला। आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द आपके सामने लिखा आ रहा है अमित और अमित। तो अमित का अर्थ क्या हो जाता है? एक मेरे मित्र का नाम है अमित, उसके बहुत शत्रु है। तो अमित के बहुत शत्रु हैं। ये आपके सामने 5 शब्द लिखे आ रहे हैं। इनको देखते हैं कि इनके किस प्रकार से अर्थ बनते हैं। इस अज्ञ का अर्थ क्या हो जाता है कि जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस अज्ञ का अर्थ क्या होता है कि ज्ञ यानी जानकार, ज्ञ यानी जानना, अ का अर्थ नहीं, कि जो जानता नहीं है। जानता कौन नहीं है? या तो क्या हो सकता है? अनजान हो सकता है या फिर मूर्ख हो सकता है। अविज्ञ, यहाँ पे आपके सामने क्या लिखा आ रहा है? यहाँ पे आपके सामने एक शब्द लिखता हूँ, विज्ञ। यहाँ पे आपके सामने लिखा है विज्ञ। इस विज्ञ का अर्थ क्या हो जाता है? जानकार। जानकार या फिर कह सकते हैं कि सज्जन पुरुष जो बहुत अच्छे से जानता है। और यदि इसके साथ में अ उपसर्ग जोड़ दिया जाए, इसके साथ में अ उपसर्ग जोड़ दिया जाए तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? मूर्ख। इस विज्ञ के साथ में इन्होंने क्या जोड़ा है? अ उपसर्ग जोड़ा है। इसका अर्थ क्या हो जाता है कि जो जानता नहीं है, यानी कि अनजान। इसका अर्थ क्या हो जाता है? अनजान कह सकते हैं या फिर आप कह सकते हैं है मूर्ख। उसी प्रकार से यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? यहाँ पे आपको उपसर्ग कौन सा मिल रहा है? यहाँ पे आपको उपसर्ग मिल रहा है अभी। उपसर्ग कौन सा मिल रहा है? अभी। तो इसका अर्थ क्या हो जाता है? जानकार। और इस अभी के अभिज्ञ के साथ में इन्होंने अन उपसर्ग जोड़ दिया तो शब्द क्या बन गया? अनभिज्ञ। और इसका अर्थ क्या हो जाता है कि जो जानता नहीं है, जो अनजान है। ठीक है? बढ़ते हैं आगे। आगे आपके सामने लिखा आ रहा है अभिसार और अभिसार। तो अभिसार किसमें नहीं है? अपन ने किस प्रकार से याद किया था कि अभिसार नहीं है प्रेमी से छुपकर मिलने से। और इसके बावजूद अब अगर आप मिलते हैं तो क्या हो जाता है? आक्रमण हो जाता है। तो इस अभिसार का अर्थ क्या हो जाता है? आक्रमण। अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द आपके सामने लिखा आ रहा है अनुराग और विराग। ये दोनों शब्द एक दूसरे के क्या है? विलोम शब्द हैं। और इस अनुराग शब्द का अर्थ क्या होता है? प्रेम। इस अनुराग शब्द का अर्थ क्या होता है? प्रेम। और विराग शब्द का अर्थ क्या हो जाता है? विरक्त। और ये दोनों शब्द भी क्या हो जाते हैं? आपस में विलोम शब्द हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे आपके सामने लिखे आ रहे हैं कुछ शब्द आदि और आदि, आदि, आदि और व्याधि। तो इस आदि शब्द का अर्थ क्या होता है? इस आदि शब्द का अर्थ होता है प्रारंभ। और इस आदि शब्द का अर्थ क्या हो जाता है? अभ्यस्त। अभ्यस्त यानी कि किसी चीज के अंदर अपन बार बार अभ्यास कर रहे हैं। मैं इस चीज का आदी हूँ, इसके अंदर मैंने बहुत अच्छे से अभ्यास कर रखा है। तो वो क्या होता है? अभ्यस्त यानी कि आदि। और इस आदि शब्द का अर्थ क्या होता है? कि आधा। किसने कुछ आधी बात बोली तो वो आधा, आधा का स्त्रीलिंग कह सकते हैं। और इस आदि शब्द का अर्थ हो जाता है मानसिक पीड़ा। और इस व्याधि का अर्थ हो जाता है शारीरिक पीड़ा। आगे आपके सामने लिखा आ रहा है अभिनय। तो अभिनय शब्द का अर्थ क्या होता है? नाटक। इस अभिनय शब्द का अर्थ क्या हो जाता है? इस अभिनय शब्द का आप लिखेंगे नाटक। और इस अभिनव शब्द का अर्थ होता जाता है नया।
और इस अभिनय शब्द का अर्थ हो जाता है धृष्टता। क्या हो जाता है? धृष्टता। आप इनको किस प्रकार से याद रखेंगे कि जो अभिनेता हैं वो क्या करते हैं? अभिनय करते हैं। अभिनेता अभिनय करते हैं। अभिनव, इस नव शब्द को याद रखना है। नव यानी नया। नव शब्द को याद रख सकते हैं, नया। और इस नव के साथ में क्या जुड़ा हुआ है? ये अभी उपसर्ग जुड़ा हुआ है। और इस शब्द को आपको याद करना पड़ेगा कि अभिनय शब्द का अर्थ क्या हो जाता है? धृष्टता। ठीक है? आगे और कुछ शब्द देखते हैं। आगे आपके सामने लिखा आ रहा है अभिमान। तो अभिमान शब्द का अर्थ क्या होता है? कि इसको अभिमान है, घमंड है। तो इस अभिमान शब्द का अर्थ क्या हो जाता है? घमंड। और आगे आपके सामने लिखा आ रहा है अभिराम। तो राम क्या है? राम सुंदर नाम है। राम एक सुंदर नाम है और इस राम के आगे अभी जुड़ गया तो इसका अर्थ क्या हो जाता है? सुंदर। अभिराम यानी सुंदर। अभियान, किसी चीज का अभियान जो चलाया जाता है, या फिर आप कह सकते हैं कि चढ़ाई। क्या कह सकते हैं? चढ़ाई। आगे आपके सामने लिखा आ रहा है अविराम। अविराम, ये काम आपको अविराम करना है। ये जो क्लास चल रही है आपको अविराम इसको देखना है। अविराम का अर्थ क्या होता है? लगातार। अविराम का अर्थ क्या होता है? लगातार, यानी कि आपको रुकना नहीं है, आपको अविराम इस काम को करना है। ठीक है? आगे कुछ और शब्द दिए गए हैं, उनको देखते हैं। आगे आपके लिखा आ रहा है आकृति। कृति का क्या अर्थ होता है? कि कृति, आकृति। आकृति का अर्थ क्या हो जाता है? आकृति का अर्थ हो जाता है बनावट। तो इस कृति का अर्थ क्या होता है? इस कृति का अर्थ होता है किया हुआ। क्या होता है? किया हुआ। और जब इसके साथ में अ उपसर्ग जुड़ जाता है तो अर्थ क्या हो जाएगा? आकृति, यानी नहीं किया हुआ। या फिर इसका एक दूसरा अर्थ मिलता है बुरा कार्य। क्या अर्थ मिलता है? बुरा कार्य। आपको याद कौन-सा रखना है? आपको याद रखना है कि आकृति का अर्थ क्या होता है? आकृति का अर्थ हो जाता है बुरा कार्य। ठीक है? आगे आपके सामने कुछ और शब्द लिखे आ रहे हैं, अंत और अंत्य। अंत का अर्थ क्या होता है? अंत का अर्थ होता है समाप्त। अंत का अर्थ क्या हो जाता है? समाप्त, जो कि आप सभी लोगों को अच्छे से याद है। अंत का अर्थ हो जाता है समाप्त और अंत्य का अर्थ होता है नीचे का, या फिर कह सकते हैं बाद। ठीक है? तो आज की क्लास के अंदर अपन ने कुछ प्रश्नों की बात की थी, कुछ पर्यायवाची शब्द देके और कुछ शब्द युग्म शब्द देके, जो पिछली क्लासों के अंदर अपन ने जो पढ़े थे, उनके उनका भी अपन ने बहुत अच्छे से रिवीजन किया है। तो शेष बातें करेंगे अपन अगली क्लास में। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।